मानव जनन अंग। मानव जनन अंग में कौन कौन से अंग होते हैं, कैसे कैसे क्रिया करते हैं, वो टोटल चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नर जनन अंग के बारे में जानते हैं। नर जनन अंग क्या है, मतलब जनन करने के लिए नर में, पुरुषों में कौन सा अंग पाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां आप देख सकते हैं ये वृषण है। क्या है? वृषण। और वृषण में ये वृषण कोष कहलाता है। वृषण, ये जो गोल आप देख रहे हैं ये वृषण है, और ये जो उसको ढक करके रखने वाला चमड़ी होता है, उस थैली टाइप का जिसमें ये रहता है, इसको कहा जाता है वृषण कोष। ये वृषण कोष है और ये वृषण है। क्लियर? यहीं से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जो है इसी में बनता है। इसके बाद आपको बताएं कि दूसरा अंग क्या है। पहला अंग तो हम लोग वृषण देख लिए। वृषण में ये जो आप भाग देख रहे हैं, जो थैली नुमा होता है चमड़ी का बना हुआ, तो उसको बोला जाता है वृषण कोष। आगे बात करें तो ये जो लंबी नली आप देख रहे हैं, जिससे मूत्र बाहर की ओर निकलता है या फिर वीर्य बाहर की ओर निकलता है शुक्राणु के साथ, उस नली को हम लोग बोलते हैं शिश्न। आगे बात करें तो ये शुक्राणु जो यहाँ पे परिपक्व होकर के और यहाँ के बाद निकलता है, तो जिस रास्ते से होकर के निकलता है उसको कहा जाएगा शुक्राणु नलिका। यानी शुक्राणु जब यहां से निकलेगा तो शुक्राणु नलिका से होते हुए यहां ये आपका है मूत्राशय। क्या है? ये मूत्राशय है, जहां पे मूत्र जमा होता है, यूरिन जमा होता है। ठीक है? यहां से यही वाला पाइप दोनों के लिए काम करता है। जब वीर्य उत्पन्न करना होता है, बाहर निकालना होता है, शुक्राणु को बाहर निकालना होता है, तभी यही वाला पाइप काम आता है। कौन सा? शुक्राणु नलिका ही। और अगर हमको यूरिन डिस्चार्ज करना होता है, टॉयलेट करना होता है, तो ये जो यहाँ पे यूरिया भरा हुआ है इसमें मूत्राशय में, उससे होकर के और इसी मार्ग से यूरिन भी बाहर निकलता है। क्लियर? तो अभी तक हम लोग कितने भाग देखे? वृषण देख लिए, वृषण कोष इसमें देख लिए, शिश्न है ये, और शुक्राणु नलिका, जिस नली से शुक्राणु बाहर आता है उसको शुक्राणु नलिका कहते हैं। मूत्राशय, जहां पे यूरिन जमा होता है, मूत्र जमा होता है, उसको मूत्राशय कहा जाता है। और वहां पाइप जो है, ये जो शुक्राणु नलिका है, उसी नलिका के माध्यम से ये मूत्र जो यूरिन जो होता है वो इसी मार्ग से बाहर निकाला जाता है। जो भी जनन अंग था उसके बारे में हम लोग देख लिए, किसका? नर जनन अंग के बारे में। और भी अंग होते हैं, विशेष अंग हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले बड़े जब कक्षा में जाएंगे तब विस्तार से जानेंगे। अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आइए मादा जनन अंग के बारे में जानते हैं कि आखिर महिलाओं में जनन करने के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो इसका इसी प्रकार का एक संरचना होता है जो उदर भाग के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो ये सबसे मेन पार्ट है वो कहलाता है गर्भाशय। अगर गर्भाशय न हो तो किसी भी जीव का निर्माण शरीर के अंदर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ये आपका योनि मार्ग है, यहीं से महिलाएं यूरिन डिस्चार्ज करती हैं। ये आपका गर्भाशय है। यहाँ योनि मार्ग से ये जो आप शिश्न देख रहे हैं, शिश्न जो है इस योनि मार्ग से अंदर की ओर जाता है और यहाँ पे अपना शुक्राणु छोड़ता है। जो शुक्राणु यहाँ से छोड़ा जाएगा वो ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में पहुंचेगा और ये तेजी से आगे की ओर बढ़ करके, और यहाँ डिंब वाहिनी जिसको कहा जाता है, इसी को अंड वाहिनी भी कहा जाता है। अंड वाहिनी या डिंब वाहिनी में आकर के रुकता है कौन? ये अंडाणु, और शुक्राणु इधर से आकर के उसके साथ मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये अंडाशय है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? अंडाशय। यहाँ पे अंडाणु परिपक्व होता है। आप देख सकते हैं अंडाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो प्रत्येक 28 या 30 दिन के बाद एक अंडाणु इधर से बाहर की ओर निकलता है परिपक्व होकर के। तब यहां से जब ये अंडाणु इधर से होकर के बाहर की ओर निकले 28 दिन के बाद, तो 28 दिन में अगर इधर से निकला तो फिर 28 दिन ही परिपक्व होगा, तब तक अगला 28वां दिन इधर से निकलेगा। मतलब दोनों तरफ से 28-28 दिन पर परिपक्व होकर के निकलना शुरू होता है। तो ये जब यहां से बाहर की ओर निकलेगा तो यहीं तक पहुंचेगा और इंतजार करेगा किसका? शुक्राणु का। शुक्राणु जब इधर से जाएगा, देख रहे हैं आप, ये शुक्राणु है। शुक्राणु जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। सांप जैसा दिखाई दे रहा है आपको। इसमें जो ये वाला पार्ट है उसको कहा जाता है सिर। क्या बोलते हैं इसको? सिर बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है उसको बोला जाता है मध्य भाग, और ये जो पूंछ जैसा दिख रहा है उसको पूंछ बोलते हैं। तैरने में काम करता है इसका ये पूंछ। ठीक है? जब ये अंदर की ओर अंडाणु के साथ मिलता है तो मिलने के बाद ये सिर्फ इसका जो ये सिर है वही भर अंदर जा पाता है, ये सब पूंछ टूट करके बाहर की ओर रह जाते हैं। तो हम यहाँ पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद इसको समझाएंगे। योनि मार्ग से जब शुक्राणु अंदर की ओर जाता है तो ग्रीवा से होते हुए अंदर पहुंचेगा। ये गर्भाशय है, यहां से होकर के आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो उस शुक्राणु को रोकने का काम करते हैं। लाखों शुक्राणु एक बार में निर्मोचित होता है और लाखों शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है। उसमें से कोई एक ही शुक्राणु ऐसा होता है जो यहाँ आकर के अंडाणु के साथ संयोग कर पाता है, केवल एक ठो।
उससे ज्यादा नहीं। तो लाखों शुक्राणु यहां से निकला और इसमें एक अंडाणु के साथ संयोग करेगा, मतलब वो जो शुक्राणु जीव का निर्माण करेगा, बच्चे का निर्माण करेगा, वो बच्चा लाखों में एक होगा। होगा कि नहीं? नहीं होगा लाखों में एक। अब बताइए, लाख गोयरे से निकल रहा था, 1 लाख से ऊपर शुक्राणु, और ओकरा में से एक गो शुक्राणु मिला, मतलब वो लाख गो में से तो एक ही गो था, लाखों में एक हुआ कि नहीं? मतलब कोई भी जीव तो कोई तुच्छ समझता है तो आप डायरेक्ट बताइए कि हम लाखों में एक हैं, हमारा जैसा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां भी हम दौड़ लगा करके तब जीते हैं, तब जीतने के बाद हमारा जन्म हुआ है, और नहीं तो जन्म हमारा नहीं होता, किसी और का होता। दूसरा शुक्राणु जाता तो उसका लक्षण दूसरा होता, हमारे जैसा लक्षण थोड़ी ना होता, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख लिए? योनि देख लिए, ग्रीवा देख लिए। ग्रीवा के बाद अंदर जब जाइएगा तो गर्भाशय आपको दिखाई देगा, गर्भाशय से आगे की ओर बढ़िएगा तो क्या मिलेगा? अंडवाहिनी मिलेगा। और ये जो अंडाशय है वो दोनों तरफ होता है, अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, और अंडवाहिनी यानी क्या बोलते हैं उसको? फिलोपियन ट्यूब अंग्रेजी में बोला जाता है, या फिर डिंब वाहिनी कहा जाता है, उसके माध्यम से ये आगे की ओर आएगा। अंडाशय याद रखिएगा फिलोपियन ट्यूब तक ही इंतजार करता है, यानी अंडवाहिनी तक ही इंतजार करता है, शुक्राणु यहां तक पहुंचता है। अगर शुक्राणु पहुंचा तो ठीक, और नहीं पहुंचा तो फिर ये जो मांस आप देख रहे हैं, मांसल टाइप का, और रक्त की जो वाहिनियां होती हैं इसमें निर्मित हो जाती हैं, और जब शुक्राणु अंडाणु के साथ नहीं मिलेगा तो यही टूट करके बाहर आ जाता है, जिसको ऋतुस्राव बोला जाता है, माहवारी बोला जाता है, या फिर कुछ लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। चलिए इधर आइए। तो हम लोग नर जननांग देख लिए, दूसरा में चलेंगे मादा जननांग देख लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि शिशु का निर्माण होता कैसे है, एक तरफ से समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, ये पुरुष जननांग है, वो स्त्री जननांग है। अब ये पुरुष जनन अंग जो होता है उसमें से यहां से आपको क्या मिलेगा? शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण कहां हो रहा है? यहां। लाखों शुक्राणु यहां पे एक साथ निर्मित हुए हैं। जब उत्तेजना उत्पन्न होता है, जब स्त्री और पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तब यहां से शुक्राणु बाहर की ओर निकलता है, इस शुक्राणु नलिका के माध्यम से। ये देख रहे हैं आप, शुक्राणु नलिका है, इसके माध्यम से शुक्राणु बाहर की ओर निकलेगा, और बाहर से निकल करके और इस शुक्राणु नलिका के माध्यम से आगे की ओर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते यहां से म्यूकस वगैरह लेकर के, म्यूकस मतलब द्रव पदार्थ जो होता है वो, उसके साथ मिल करके और आगे की ओर बढ़ करके, और इस मार्ग से यानी शिश्न मार्ग से ये बाहर की ओर निकलेगा। लेकिन बाहर की ओर नहीं निकलेगा। अगर बाहर की ओर निकलेगा तो फिर वो परखनली शिशु के निर्माण में काम आएगा, इसको परखनली में रख लिया जाएगा, और सिरिंज के माध्यम से जो मादा जनन अंग है उसमें सिरिंज के माध्यम से यहां प्रविष्ट करा दिया जाएगा। समझ गए? अब बात ये उठता है कि ये जब यहां तक पहुंचेगा तो वहां कैसे पहुंचेगा? तो पुरुष जो होते हैं वो स्त्री के साथ जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस समय यही जो शिश्न है वो योनि के अंदर प्रविष्ट किया जाता है। तो यहां जब ये योनि तक प्रविष्ट किया जाएगा, ग्रीवा के अंदर वो नहीं जा पाता, सिर्फ यहीं तक रहता है, और यही लाखों शुक्राणु जो होगा यहाँ पे छोड़ेगा, और यहां से जो शुक्राणु निकलेगा तो निकल करके ये गर्भाशय तक पहुंचेगा। बहुत तेजी के साथ दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते हुए वो शुक्राणु कहां पहुंचेंगे? यहाँ डिंब वाहिनी तक पहुंचेंगे, चाहे इधर से पहुंचे, अगर ये वाला अंडाणु परिपक्व हुआ है तो यहाँ पहुंचेगा, और ये अंडाणु परिपक्व हुआ है तो यहाँ पहुंचेगा। यहाँ तक पहुंच करके वो इंतजार करेगा। इधर से जब शुक्राणु यहाँ पहुंचेगा तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में संयोग करेंगे, और शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। सवाल आपसे पूछा जाता है कि नर युग्मक का नाम क्या है? नर युग्मक का नाम है शुक्राणु, ठीक है, और मादा युग्मक का नाम क्या है? तो मादा युग्मक का नाम होता है अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होने के बाद जब वो बढ़ता है तो फिर भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के बाद गर्भ का निर्माण होता है। भ्रूण क्या होता है? शिशु ही होता है, लेकिन वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता, उसमें हाथ पैर आंख नाक दिखाई नहीं देता, तब उसको भ्रूण कहते हैं। लेकिन जब उसमें सब चीज दिखने लगे, आंख दिखने लगे, नाक दिखने लगे, हाथ पैर दिखने लगे, तो उसको गर्भ कहा जाने लगता है। और जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो 9 मंथ के बाद, 9 महीने के बाद शरीर से बाहर आ जाता है। समझ में आया किस प्रकार से अलग जीव का निर्माण हो रहा है? तो अभी आप देखें कि मानव जनन अंग के माध्यम से एक नर यानी पुरुष और एक मादा यानी स्त्री, दोनों की आवश्यकता है। अगर एक ही चाहे कि हम एक जीव को उत्पन्न कर ले तो संभव नहीं है, उसके लिए दोनों जीवों की आवश्यकता होगी, एक स्त्री जाति का और एक पुरुष जाति का। इसीलिए इसको कौन सा जनन कहा गया है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है, एक अलग जीव के निर्माण के लिए, अलग जीव को उत्पन्न करने के लिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां पर अगर समझ गए होंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको हम समझा रहे हैं छोटा सा बना करके। ये आपका शुक्राणु है, ये क्या है? शुक्राणु, और ये आपका अंडाणु है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का। मतलब दोनों मिलकर के और संलयित हो जाएंगे और एक अंडा टाइप का आकार बनाएगा। अब यही खंडित होते 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 बड़ा होगा, और बड़ा होकर के यही भ्रूण का निर्माण कर लेगा।
और ये जो भ्रूण बनेगा इसमें आंख नाक कान वगैरह नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब इसी को और आगे और टाइम बीतता चला जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें आपको माथा दिखाई देगा, माथा में नाक बासा सब दिखाई देगा, ये हाथ वगैरह दिखाई देने लगेंगे, पैर दिखाई देने लगेंगे और भी चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो इसको क्या कहा जाएगा? गर्भ कहा जाएगा। समझ में आया? पहला चीज, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिले तो क्या बना? युग्मनज। क्या बना? सवाल पूछा जाता है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। युग्मनज वृद्धि करके, युग्मनज का विकास हो करके कौन सा रूप धारण करता है? तो भ्रूण बनता है। क्या बनता है? और भ्रूण में जब पैर हाथ वगैरह सब दृष्टिगोचर होने लगते हैं, जब दिखाई देने लगते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? गर्भ कहा जाता है। और गर्भ जब पूरा तरह से परिपक्व हो जाता है तो फिर वो शरीर से बाहर आ जाता है। कोई समस्या है किसी को? अब बात ये कर रहे थे हम कि इसमें से सवाल कैसा कैसा पूछा जाता है, ये भी जानना जरूरी है। पढ़ लिए, यही पता नहीं कि सवाल कैसा पूछा जाता है। सवाल यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि बताइए शुक्राणु कहां निर्मित होता है? शुक्राणु कहां निर्मित होता है? वृषण में, ठीक है। शुक्राणु जब वृषण में निर्माण होता है तो किस नली के द्वारा बाहर तक आता है? शुक्राणु नलिका के द्वारा, ठीक है। सवाल ये भी पूछता है कि यूरिन यानी मूत्र जो है कहां जमा रहता है, कहां उसको रखा जाता है? मूत्राशय में, ठीक है। वहां से होकर के आगे की ओर बढ़ेगा। इतना क्लियर है? अब एक सवाल और पूछा जाता है कि बताइए शुक्राणु कहां से निर्मित होता है, पता चल गया। अब यहां से एक सवाल और पूछा जाता है कि बताइए नर युग्मक क्या है? अभी तुरंत बात किए थे पीछे। नर युग्मक किसको बोला जाएगा? शुक्राणु को। शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है, याद रखेंगे। फिर आगे बढ़िए। अब हम लोग चलते हैं यहां, इसमें से सवाल क्या पूछा जाता है? तो इसमें सवाल पूछा जाएगा कि अंडाणु कहां बनता है, कहां निर्माण होता है अंडाणु का? तो अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण कहां होता है? अंडाशय में। और अंडाणु और शुक्राणु दोनों संलयित कहां होते हैं, मिलते कहां हैं? अभी तुरंत बताए थे, या तो यहां या फिर यहां। और उस जगह का नाम क्या है? अंडवाहिनी। मतलब यहां से यहां तक जो ये रास्ता है अंडाणु को ले जाने वाला, वो अंडवाहिनी कहलाता है। तो इधर से अंडाणु आएगा और इधर से शुक्राणु आएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्लियर? और जहां मिलेंगे उस स्थान को क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फिर फिलोपियन ट्यूब अंग्रेजी में बोला जाता है। ये तीनों में से कोई भी रहेगा तो अकबकाने की बात नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी कि सवाल पूछेगा कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में कहां मिलते हैं? कहां मिलते हैं? अंडवाहिनी में। क्लियर? अब एक और सवाल पूछा जाता है, अंडाणु कहां से निर्मोचित होता है? समझ में आ गया? कहां से? अंडाशय से। अब कभी कभी आपसे सवाल पूछ देगा कि इनमें से कौन नर जनन अंग नहीं है? कौन नर जनन अंग नहीं है? तो 3 गो एकरा में से देवल रहेगा और 1 गो ओकरा में से देवल रहेगा। जैसे कह देगा कि इनमें से कौन नर जनन अंग नहीं है? शुक्राशय दिया हुआ, सॉरी मूत्राशय दिया हुआ रहेगा, इसके बाद शुक्राणु नलिका रहेगा, शिश्न रहेगा, ठीक है। और उसमें से 1 गो गर्भाशय डाल देगा। तो नर जनन अंग कौन नहीं है? गर्भाशय। वो तो मादा जनन अंग ना है, नर जनन अंग में वो नहीं आता है। समझ गए? ऐसे ये मूत्राशय को इसमें नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये जनन के लिए उपयोगी नहीं है। जनन के लिए देखिए ये सब उपयोगी है। तो ये 3 को दे देगा और ओकरा में से 1 को दे देगा, वो कह देगा कि नर जनन अंग कौन नहीं है, तो छाट दीजिएगा। उसी प्रकार से मादा जनन अंग में पूछ देगा कि इनमें से कौन नर जनन अंग नहीं है, तो 3 को दे देगा मादा जनन अंग वाला, जैसे अंडाशय दे देगा, योनि दे देगा, गर्भाशय दे देगा, ठीक है। और 1 को दे देगा एकरा में से शिश्न, तो कौन नहीं होगा? शिश्न नहीं होगा। मतलब इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग का छूटना नहीं चाहिए। नहीं ना छूटेगा? समझ में आया सबको? कैसे कैसे क्या क्या होता है टोटल चीज समझा दिए। अब तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात ये हुआ, एक और बात समझिए लीजिए, समझिएगा है तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। इसमें हम लोग पीछे पढ़े कि कुछ निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है और कुछ निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है। जैसे अभी हम आप लोग को दिखाए मानव जनन तंत्र के माध्यम से कि भ्रूण का निर्माण, युग्मनज का निर्माण, शिशु का निर्माण कहां हुआ? शरीर से बाहर की शरीर के अंदर? शरीर के अंदर। अगर निषेचन की क्रिया मतलब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तो उस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन। अब निषेचन 2 तरह के, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। अगर शुक्राणु और अंडाणु शरीर के अंदर मिलते हैं तो उसको आंतरिक निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन। और अगर वही शुक्राणु और अंडाणु शरीर के बाहर मिलते हैं तो उसको कहा जाएगा बाह्य निषेचन। अब आपके दिमाग में ही चल रहा होगा कि कैसे आप कह रहे हैं कि बाहरी कैसे निषेचन होगा? तो जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं अधिकतर, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गए, ये सब जो हैं वो शुक्राणु और अंडाणु दोनों के दोनों बाहर छोड़ते हैं। जैसे यहां हम लोग देखे, ये जो शिश्न है उसको यहां प्रविष्ट करा करके शरीर के अंदर शुक्राणु को भेजा जाता है, लेकिन मेढक में और मछली में ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? जो स्त्री जाति की मेढकी होगी वो अपना अंडाणु पानी में छोड़ देगी, ठीक है। और जो पुरुष जाति का मेढक होगा वो अपना
शुक्राणु वहां छोड़ेगा उसी अंडाणु पर वो अपना शुक्राणु छोड़ेगा, तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, संलयित हो जाएंगे, एक दूसरे से मेल कर लेंगे, और मेल करने के बाद नदी में इधर उधर, तालाब में इधर उधर बहते 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 उनका विकास हो जाएगा, और विकास होकर के फिर मछली या फिर मेढक का निर्माण कर लेंगे। इसको कहा जाएगा बाह्य निषेचन, क्योंकि शरीर के बाहर निषेचन होगा तो उसको बाह्य निषेचन कहेंगे। क्लियर है? आंतरिक निषेचन, कुत्ता, बकरी, बाघ, भैंस, ये सब जितने भी हैं इसके अंदर आंतरिक निषेचन होता है, जबकि बाह्य निषेचन कहां होता है, शरीर के बाहर। किसमें किसमें होता है, तो मछली में, मेढक में, और भी बहुत सारे जलीय जीव हैं जिसमें यह बाह्य निषेचन पाया जाता है। यहां तक किसी को कोई दुख? एक चीज और, अंड प्रजक और जरायुज जंतु, यह भी जान लीजिए। अंड प्रजक किसको कहा जाता है, अगर कोई जीव अंडा बाहर निकालता है, शरीर से अंडा बाहर निकलता हो, अंडे से बच्चा उत्पन्न होता हो, तो उसको कहा जाएगा अंड प्रजक जंतु। जो जीव अंडे देते हैं उसको अंड प्रजक जंतु कहा जाता है। बताइए एक दो ऐसे जंतु का नाम जो अंडा देते हैं। मुर्गी, कछुआ, और बताइए जितने भी पक्षियां हैं, वो गिरगिट हो गया, सांप हो गए, ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अब बताइए कि अगर ये अंडे देते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, अंड प्रजक जंतु कहा जाएगा। जरायुज जंतु अंडा न देकर के डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मानव हो गए, उसी तरह से गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब हो गए, तो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते, तो उनको क्या कहा जाएगा, जरायुज जंतु कहा जाएगा। समझ में आता? तो आज के बाद इस टॉपिक से अगर सवाल आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। समझ गए? इसके बाद के क्लास के लिए आप लगातार बने रहें। अगले दिन फिर से हम आपके सामने इसी का अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।